नमस्कार। ठीक है। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषय को लेकर। दोस्तों, इन दिनों देश में बहुत कुछ घट रहा है, मतलब घटनाएं, इवेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है और परिवर्तन की भी बात चल रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कैसे इनको इनका विवेचन कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। अ, आज हमारे साथ राम शरण जी जोशी हैं। डॉक्टर राम शरण जोशी, उनका परिचय मैंने पहले भी आपको दिया था। वो नई दुनिया में पत्रकार थे। बहुत 50 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपको पत्रकारिता का। और इसके अलावा आप वहाँ भोपाल में माखनलाल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर रहे, आपके बाल भवन में अध्यक्ष रहे, हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी आप उपाध्यक्ष रहे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे। इन सब के बाद अलावा भी एक परिचय और है आपका, और वो है आप एज ए एक्टिविस्ट आपने बंधुआ मजदूर आंदोलन के साथ काम किया था। अग्निवेश जी अब तो स्वर्गीय हो गए हैं वो, लेकिन शुरुआत में राम शरण जोशी राम वहाँ जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा के महामंत्री हुआ करते थे। तो इस तरह से आपका बहुत लंबा सब तरह के फील्ड का अनुभव है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज के इस परिप्रेक्ष्य को, आज के घटनाक्रम को हम कैसे देखें। देश की बात हम करना चाहते हैं, और देश की बात में हम अगर शुरू करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक महीने पहले ममता बनर्जी की जो सरकार बनी थी, ये सरकार गई थी, मतलब वहां चुनाव हुए और ममता बनर्जी हार गई। वहां पर उसके बाद ममता बनर्जी के दो एमपी पे बहुत जानलेवा हमला हुआ, कह सकते हैं, हिंसा हुई वहां पर। उसके अलावा वहां पर बुलडोजर न्याय तो चल ही रहा है। सारे सारे गरीब तबके के लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, रेडी पटरी का काम करते हैं, उन सबको वहां पर परेशान किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सब गरीब लोगों को वहां पे शुभेंदु अधिकार उन सबको जो है हटा रही है। अ, पर वहाँ एक ही नाम है कि बस अवैध कब्जे हैं। और चाहे वो 50 साल से काम कर रहे हों, चाहे वो वहां पर रेडी पटरी 50 साल से वहां रह रहे हों, रेडी पटरी पे काम कर रहे हों, रिक्शा चलाते हों, इस तरह के जितने लोग हैं उन सबको वहां पर परेशान किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इसके बाद वहां पर एक खबर अभी फिर आई है कि 58 सांसद विधायक जो है उनके टीएमसी के टूट गए। और टूटे नहीं, मतलब तोड़ दिए गए। और वो बिल्कुल महाराष्ट्र का जो मॉडल है वही वहां पे भी अप्लाई किया जा रहा है। और वो अपनी नई पार्टी, नई टीएमसी बना करके और वहां पर अध्यक्ष के पास गए, और अध्यक्ष ने एकदम से स्वीकार कर लिया बिना किसी जांच पड़ताल के, और उनको अलग ग्रुप बना दिया। यही नहीं, टीएमसी को तोड़ने के लिए टीएमसी के जो सांसद हैं उनमें से 20 सांसदों को तोड़ करके एनडीए के साथ मिलाने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी ये खबरें भी आ रही है कि 7-8 सांसद उसमें से वापस आने वाले हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है कि चुनी हुई सरकार को, चुने हुए प्रतिनिधियों को आप इस तरह से तोड़ करके और अपने साथ मिला लो। वो नियम कानून की भी बात अलग है। और किसी कानून को अगर आप हथियार की तरह उपयोग करते हो तो लोकतंत्र में वो भी ठीक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि हथियार तो अहिंसा हिंसा के लिए होता है, और हम अहिंसा के लिए हैं। इसलिए लोकतंत्र में अगर आप कानून का भी अगर वेपन की तरह, हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कहा जाएगा। इधर कल जो है इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, और उसमें 25 संगठन शामिल हुए। इस पे एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि ये इंडिया गठबंधन वास्तव में क्या है। क्या ये सराय है, जब मर्जी हो लोग आ जाते हैं, जब मर्जी हो चले जाते हैं, और इसका क्या वजूद क्या है। 2024 के बाद मेरी समझ में पहली बार ये मीटिंग हुई है।
तो 2024 से 2026 तक आप कहाँ थे? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना इंडिया गठबंधन से भी, कि 2024 के चुनाव के बाद आप 2026 में मीटिंग कर रहे हो। विधिवत मीटिंग ये हुई है, बाद में भले वो फोन पे या ऑनलाइन कोई मीटिंग वगैरह हुई हो तो पता नहीं, लेकिन घोषित मीटिंग यही थी। और ये भी इंडिया गठबंधन ने नहीं बुलाई, ये भी ममता बनर्जी के कहने से बुलाई गई, क्योंकि ममता बनर्जी अभी मुश्किल में है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। 2 दिन पहले 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग हुई वहां जंतर मंतर। काफी लोग इकट्ठे हुए, भीड़ थी काफी, गिनती नहीं कह सकते कितनी है। काफी अच्छे लोग भी थे उसमें, सोनम वांगचुक जैसे भी थे, एमएल के जो सेक्रेटरी हैं भट्टाचार्य शायद वो भी थे वहां पे, और भी कई लोग थे जिन्होंने इस मुहिम को सपोर्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? उसको तो कठपुतली कभी भी उठा करके कहीं रखा जा सकता है। आपको अगर एक दो बातें हैं, मेरी दो बातें हैं। एक तो अगर आपको आप नाराज हैं, इस सरकार से नाराज हैं, तो आपको इस्तीफा मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से, क्योंकि कुल मिलाकर के सारी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उन्हीं की आती है, और वो किसी भी जिम्मेदारी को लेने का स्वीकार ही नहीं करते। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी वो पत्रकारों के जवाब नहीं देते प्रश्नों के, वो प्रश्न लेते ही नहीं। सही में वो एक तरफा मन की बात करते हैं, काम की बात तो कभी करते ही नहीं। तो ये एक एक बड़ा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो अपने अपने आप हो जाता अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो, सारी मंत्रिमंडल ही इस्तीफा हो। तो मंत्रिमंडल का इस्तीफा मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इतने सारे मतलब व्यक्तियों को, लोगों को कॉकरोच कहा, उस आदमी के खिलाफ कोई बात नहीं की पूरे अभियान में। जिस व्यक्ति ने इंसान को कॉकरोच कहा, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई बात नहीं की, उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? वो क्या कानून से ऊपर है? वो कैसे कैसे मतलब एक आदमी का संविधान के विरुद्ध कैसे बात कर सकता है? संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया, उसको वो इंसान को वो कॉकरोच कैसे कह सकता है? तो इसके ऊपर मेरी दो आपत्तियां हैं इसमें। और ये मैं चाहूंगा कि रामशरण जी जब ये बात करेंगे, विवेचन करेंगे, वो इन 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 प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो मैं अब ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए रामशरण जी से ही निवेदन करूंगा कि वो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है। और आप इन सारी चीज घटनाओं का विश्लेषण करके बताएं कि देश के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, आर्थिक आर्थिक स्थिति में भी बड़ा भ्रम है। एक तरफ तो जी आप एक मिनट, एक सेकंड और लूंगा मैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारी प्रोग्रेस जो है 7.5 तक हो रही है, 7.5% जीडीपी जीडीपी। जीडीपी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रुपया इतना गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, उन सब का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये कैसी ग्रोथ है, ये समझने के बाहर है। तो दोस्तों, मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं, और रामशरण जी से हम सुनेंगे कि इन सारे प्रश्नों के या इन सब चीजों पर बातचीत जो विवेचना वो करेंगे, उसको हम अब सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप बुलाते हैं तब आ जाते हैं, उसके लिए आभार। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस देश की बात जो हो रही है, देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, उस पर आपका क्या वो है? धन्यवाद हिम्मत जी। आपने एक बार फिर मुझे अवसर दिया आपके दर्शकों से मुखातिब होने का। आपने जो परिदृश्य खींचा है, मैं समझता हूँ कि उसमें जितने भी सवालात हैं, ये
जितने भी मुद्दे हैं आपने सामने रख दिया। बहुत ही ये मैं कह सकता हूँ कि जो परिदृश्य आपने रखा है वो बहुत ही अधिकार से भरा हुआ है। दरअसल अगर मुझे दिल से की बात पूछे तो अब एक विश्लेषणा सी होने लगी है कि भारत की वर्तमान जो राजनीति पर चर्चा करने से, क्योंकि एक विश्वास सा उठ गया। अभी कल 2 दिन पहले मैंने एक धर्मवीर भारती का एक नाटक देखा था, ये अंधयुग। और अंधयुग में जो का जो मूल संदेश है, यानी महाभारत पर आधारित ये नाटक है। और उसका ये है कि बड़ा प्रसिद्ध नाटक है कि तमाम मर्यादा, तमाम नैतिकता, तमाम मानवीय मूल्य इस सबको तिलांजलि दे दी गई, दे दी जाती है। और एक अंधकार सा सबके प्रति अविश्वास, आज वही स्थिति होती जा रही है। सबसे पहले अगर हम लोग तृणमूल कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति को ले, आपने बताया कि करीब 58 से 60 लोग विधायक वो टीएमसी से अलग हो गए और उन्होंने एक अलग गुट बनाने की पेशकश की है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। हालांकि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। और ठीक इसी तरह से दिल्ली में लोकसभा के 20 सांसद, 28 या 29 में से 20 सांसद, फिर उन्होंने वो भी कहा दोनों के कि असर हो, हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिला के नहीं, 20। अब हम मतलब ये दोनों के 20 साल तक अभी उन्होंने, लेकिन हालांकि आज दिल्ली के तीनों सभी अखबारों में इस समय पहले पेज पर और हेडलाइन यही है कि टीएमसी टूट रही है और 20 सांसद अलग हो गए। और वो कल जो अपने राजस्थान के ही हैं वो भूपेंद्र यादव, उनके घर उनकी मुलाकात भी हुई। और लेकिन आज दूसरी खबर भी आई है कि सब 20 नहीं है। ये एक उसमें मतलब क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो कि एक आग तो है और उसमें से धुआं तो उठ रहा है। धुआं तभी उठता है जब आग जलती है। इसका मतलब यह है कि सांसद चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, वो एनडीए के साथ जाने की कोशिश में है। ये एक रजिस्टर है। मेरा यहाँ एक मुख्य सवाल यह है कि जो 58 और 60 विधायक जो चुन करके आए वो टीएमसी के टिकट पर आए। ठीक इसी तरह से जो 20 सांसद जो कल को जाते या नहीं जाते, लेकिन 20 सांसदों के नाम लिए जा रहे हैं और उनकी फोटोएं सोशल मीडिया पर घूम रही है, वो भी टीएमसी के टिकट पर आए। सबसे बड़ी नैतिकता तो ये रहती है लोगों के लिए कि वो रिजाइन सब करते और फिर से चुनाव लड़ते, यानी बगैर एनडीए में जाने के। चाहे वो ठीक है 2/3 मेजोरिटी हो जाती, वो एक अलग है। लेकिन मेरी दृष्टि में उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है अगर वो जाते। ये क्यों? आचार्य कि नरेंद्र वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए। ये ठीक है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट में ये व्यवस्था है कि 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास होती है तो आप जा सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये मूलतः नैतिकता का, पॉलिटिकल मॉरलिटी का है, जिसके कि जब से ये बीजेपी आई है 2014 में, उसने इसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, यानी वो एक, और उसके बाद बिहार में क्या हुआ, ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने यानी पहले तो उन्होंने कोशिश की हम डिफेक्शन करवाएं, फिर उन्होंने देखा कि हम एसआईआर के माध्यम से लाखों नोटों ये मतदाताओं के नामों को डिलीट करवाए गए। जैसे कि पश्चिम बंगाल कल है कि 90 लाख से ज्यादा वोट मतदाता डिलीट हुए। इसके बाद 27 लाख मतदाता जो आज भी जो उसमें उनके सिस्टम को बने हुए हैं, तय नहीं हुआ कि वो भारत के नागरिक है या नहीं। वो ट्रिब्यूनल में मामला अभी चल रहा है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार आपने वोट नहीं दिया तो अगली बार दे देते हैं। कितना सतही एक फैसला दिया ये उन्होंने ये टिप्पणी की। तो इसका मतलब ये है कि भारत पिछले 12 साल में जो सबसे बड़ा है कि एक नई किस्म की राजनीति सामने लाई जा रही है, जिसका कि संविधान की मर्यादा में
या पॉलिटिकल मॉरलिटी, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। यानी आप धन के, जैसे कि आज ताजा घटना मैं आपको बताता हूँ, आपके झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में बीजेपी ने एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, और वो गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध उद्योगपति है। और ये सब इस समय सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्योंकि वो पैसा है, क्योंकि वो टिकट पहले किसी और को दिया जाने वाला था, जो कि कांग्रेस से टूट के बीजेपी में गया, सौरव कुछ क्या नाम का, और उनको दिए मिलने वाला था, लेकिन वो उनको नहीं मिला। और एंड वक्त पर उन्होंने गुजरात के एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति को दे दिया, क्योंकि थैली उनके पास थी। तो अगर ये थैली से ही लोकतंत्र चलाना है, तो भैया राजतंत्र क्या बुरा था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि ये तो एक नई जो मूल व्यवस्था जो कि विस्तृत रूप से पैसे पर, धन पर, ये आपके एक छल पर, उस पर आधारित है। यानी कि अगर ये व्यवस्था बनी रही, तो ऐसा समय आएगा कि लोकतंत्र कमजोर खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और आप एक अराजकता और तानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी थर्ड कंट्रीज में जहां जहां सरकारें फेल हुई हैं, या ये कहा जाए कि जहां जहां लोकतंत्र की मृत्यु हुई है, वो इसी रंग से हुई है कि निर्वाचित लोगों ने, निर्वाचित सरकार ने बहुत तरीके से साजिश के तहत लोकतंत्र को कमजोर किया, संविधान के प्रावधानों को करके। मैं यहाँ ये भी याद दिला दूं कि 1935 में हिटलर ने क्या किया था। उनके वो भी चुन के आए थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने, हिटलर और उधर इटली के अंदर मुसोलिनी, उसने भी यही किया कि संविधान का सहारा लेकर के उन्होंने तानाशाही, फांसीवाद और नाजीवाद लागू कर। ठीक ये चीजें अगर आप पैसे के बल पर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में या विधानसभा में अगर ये करेंगे, तो आखिर में ये होगा कि लोगों का विश्वास पूरा हट जाएगा। क्योंकि आपको चाहिए, ये मानसून सेशन शुरू होने वाला है जुलाई में, आपको उसमें डिलिमिटेशन का तो जो एक्ट जो पिछली बार पिट गया था और पास नहीं हो चुका था, और वो महिलाओं के आरक्षण के नकाब को सामने रख करके लाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। अगर ये टीएमसी के विधायक, ये एमपी लोकसभा में और राज्यसभा में अगर एनडीए अलग हो जाते हैं और एनडीए को अपना समूह दे देते हैं, तो जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो फिर से सामने लाएंगे और पास होने की कोशिश करेंगे। इस ढंग से अगर आप सरकार चलाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप तानाशाही को और अराजकता को दोनों को दे। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो पड़ने वाले हैं आपके समाज पर। यानी आप लगेगा, जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी, उसको लगेगा कि भाई हमारी सरकार, हमारी जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, वो जब ऐसा कर रहे हैं, तो हमें सत्य की जरूरत क्या है, असत्य से ही काम चलाए, कि असत्य ही सत्य है ये मान के चला जाए, जो सत्य है वो असत्य है उसको मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप समाज में एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना पैदा कर रहे हैं कि जो अब तक बिल्कुल नई थी नहीं, और यानी फिर परिवार बिल्कुल पूरी तरह से विभाजित हो गए हैं, होते जाएंगे। तो इससे ये है कि आज लोकतंत्र से पूरी तरह से विश्वास उड़ जाएगा। दूसरी तरफ आपने उसके कॉकरोच की बात की, 6 तारीख को जंतर मंतर पर कॉकरोच की बैठक हुई, कॉकरोच जनता पार्टी जिसे बोलते हैं, उसकी बैठक हुई। वो बोस्टन, उसके जो संयोजक हैं महाराष्ट्र के हैं, वो ये बोस्टन से दिल्ली पहुंचे 6 तारीख को सुबह। और मजे की बात ये कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हवाई अड्डे पर ही जंतर मंतर पर सभा करने की अनुमति दी थी, जो अपने आप में कई तरह की आशंकाएं, संदेह जन्म देती। क्योंकि नियम तो यह है कि अगर आप जंतर मंतर पर कोई बैठक करना चाहते हैं, सभा करना चाहते हैं, 1 सप्ताह पहले
आप पुलिस को सूचित करिए। मैं यहाँ ये याद दिला दूं कि जंतर मंतर पर से जो हमारे हरियाणा की जो बहुत जो पहलवान थी, उनको भगाया गया, डंडे मार के भगाया गया था, उन पर लाठीचार्ज हुई थी। और यहाँ ये है कि दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंची और उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां चले जाइए। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारी ये माना जाए कि सरकार उदार हो गई है। जो सरकार तो विपक्ष की तोड़ना चाहती है, वो सरकार जो चाहती है कांग्रेस मुक्त विपक्ष मुक्त लोकतंत्र भारत, वो अचानक पता लगता है कि वो एयरपोर्ट पर पुलिस चली जाती है और वहीं अनुमति दे देती है। इससे कई तरह की, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कॉकरोच पार्टी हुई कि जो पार्टी है अभी आंदोलन, कभी ये पायलट आंदोलन कहते हैं तो कभी सर कभी ये उसको पार्टी कहते हैं। सर उसको पायलट करके लाए और पूरी सुरक्षा दी। हाँ, और मैं उसी पे कि उनको पूर्व मास से स्वागत करके लाए। तो जनता पार्टी ये आंदोलन है, ये पार्टी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। देखिए जयप्रकाश जी ने जो चलाया था उसमें संपूर्ण क्रांति, उन्होंने पार्टी ने किया था, आंदोलन चलाया, मुशारी आंदोलन हुआ था, भारत नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, पार्टी ने। इन्होंने शुरू से ही कह दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अगर ये पार्टी है तो फिर आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपके अल्टीमेट तो क्या? अगर मान लीजिए प्रधान ने रिजाइन कर दिया तो दूसरा उसी रंग का व्यक्ति वहां पर आकर के बैठ जाएगा, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? मैंने 15-16 ये सवाल किए हैं इनसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि आपको संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, विदेश नीति के बारे में, और आर्थिक ये सामाजिक न्याय के बारे में, और आपकी अर्थनीति कैसी हो उसके बारे में, इस समय जो वेस्ट एशिया में जो जंग चल रहा है उसके बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में स्पष्ट होना पड़ेगा। साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जो जिस तरह से डिफेक्शन करवा करके सरकारें बनाई जा रही हैं, क्या वो अच्छा है? या जिस तरह से वोट चोरी की बात चलिए, अब तो मैं वोट डकैती बोलता हूँ, तो क्या इसके बारे में आपका ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका क्या नजरिया है? इन तमाम चीजों के बारे में स्पष्ट करना पड़ेगा जब अपने आप को पार्टी कहते हैं। हालांकि उनके संयोजक ने कहा है कि 1 सप्ताह का समय दिया है प्रधान जी को कि वो अपने इस्तीफा दें, जो शिक्षा मंत्री हैं। तो 1 सप्ताह 3 दिन तो गुजर गए, 4 दिन हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं देते हैं तो हम पूना में एक आंदोलन शुरू करेंगे, आज ही उन्होंने घोषणा की। सवाल तो ये है कि ये मैं यहाँ याद दिला दूं कि 2012 में अन्ना हजारे ने भी यही किया था, उनके साथ अरविंद केजरीवाल थे, कई लोग थे, और उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन है। फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, आप पार्टी या आप पार्टी जो भी है, और उसके बाद उन पर कई तरीके के आरोप भी लगे कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोवा में जाकर, गुजरात में जाकर के वोट काटने की कोशिश की। इसी तरीके की शंकाएं कॉकरोच जनता पार्टी पर आ रहे, लगाया जा रहा है, आशंकाएं व्यक्त की जा रही। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयत अच्छी नहीं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के बेकारी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए एक बात तो साफ हो गई कि युवाओं में आक्रोश है, और क्योंकि जो नीट की पेपर लीक हुआ उसमें 22 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए। 22 लाख हालांकि 21-22 22 लाख जून को फिर से हो है, 22 लाख विद्यार्थी। वही वही तो मैं कह रहा हूँ, 22 लाख प्रभावित हुए। इसके बाद आपको वो दूसरा भी हुआ, आपके जो सेकेंडरी का, उसमें भी गड़बड़ हुआ, उसमें भी आप पिट गए कि ठीक तरह से व्यवस्था आप नहीं कर सके। इसका मतलब कि आखिर में आप, अच्छा ये और मजे की बात ये है कि पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, और सिर्फ पनिशमेंट कितने को मिला? सिर्फ 2 केसेज में 8 व्यक्तियों को पनिशमेंट, 2 केसेज में।
यानी आपकी जो दंड देने की जो रेट है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो ये है कि प्रधान का इस्तीफा तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। भाई यहाँ ये बीजेपी को याद दिला दूं कि जब आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मामला उठाया था कोयले का और 2G का, उस समय 2-3 लोग जेल में गए थे, जिसमें डी राजा गए थे, और वो जो टीएमसी की जो एमपी थी, वो खुद क्या नाम उनका, वो जी है ना, कड़ी कुड्डी मणि, चिमणि, कुछ ऐसे नाम है, वो भी जेल हाँ, में वो गई 6-6 महीने करुणानिधि तक। की लड़की थी वो। हाँ, करुणानिधि की लड़की थी, ये स्टालिन की छोटी बहन। वो भी जेल, और आखिर में कुछ नहीं निकला। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने तो ये किया, आपने क्या किया? आप पर इतने चार्जेस लगे हुए। और सबसे बड़ी बात ये, मैं यहाँ डॉक्टर श्री प्रधानमंत्री जी से सीधी बात पूछना चाहूंगा कि आपको 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, क्या आपने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई बुलाई विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो कहते थे, कहा करते थे वो तो मौन है और ऐसे हैं कि बाथरूम में छाता लेकर के नहाते हैं, वे अपने रेन कोट पहन करके नहाते हैं। रेनकोट। अरे महाराज, उस व्यक्ति ने तो कम से कम 50-60 प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल में। आपको 12 साल हो गए, 12 साल में आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्योंकि आप डरते हैं कि आपने नॉर्वे में आपसे एक एक युवा पत्रकार ने आपसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, आप भाग खड़े हुए। उससे पहले वाशिंगटन में भी आपसे सवाल किया, आप जवाब नहीं दे सके। तो इसका मतलब ये कि अगर, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि कम से कम जनता के पत्रकार लोग जो है प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, और प्रधानमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप वो जो मन की बात करते हैं वो तो एक तरफा होता है, एक आलाप होता है, वरना आप जो भी कुछ बोल दे। तो मैं समझता प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आलाप नहीं हुआ करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने का संवाद हो। तो मेरा सर, ये कहना है, सर हास्यास्पद मेरा बात कह तो ये है, सर जी, हास्यास्पद बात तो ये है कि बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाइडेन आया था G20 के उस सम्मेलन ये में, अपने पत्रकार उसके साथ थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी यहाँ बाइडेन को नहीं करनी थी, बेचारे को उनको सिंगापुर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। करनी पड़ी थी। ये वियतनाम। मैं याद रख, तो मतलब आप इन्हें तो खुद करना करते हैं, और नहीं जो विजिटिंग जो डिग्निटरीज है, बाहर के अतिथि हैं ना, उनको करने देते हैं। ठीक इसी तरह वाशिंगटन में अगर आपसे कोई सवाल करता है कि कम्युनलिज्म को रिलीजन को लेकर के, तो आप दूसरी तरह कुछ बोलने लगते हैं उठ पटांग। तो ये कैसे चलेगा? तो आज नीट के बारे में प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को प्रधान से जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था अब तक का। इस कॉकरोच के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? अब देखा जाए तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी, उन्होंने सबसे पहले ये जो बेकार युवक लोग हैं जो, उनको कहा था ये कॉकरोच है, उनको कहा था ये परजीवी है, और उनको मतलब अगर ऐसा ही है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, अब जरा कुछ बोलते बताए कि अब क्या है। वो तो जब लंदन में, अभी 2-4 दिन की बात है, लंदन में जो भाषण दे रहे थे, तो वहीं उनका विरोध हुआ सूर्यकांत जी का, कि भाई कि आपका क्या कहना है युवकों के बारे में। तो मेरा मतलब ये पूरी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जो हास्यास्पदीकरण किया जा रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। और इससे हमारा मुझे जो लग रहा है कि लोकतंत्र की बहुत आहिस्ता आहिस्ता मौत होती जा रही है, मृत्यु होती है, इसी ढंग से होती है। और अंत में ये है कि आप एक निर्वाचित एक तंत्रीय तानाशाही आप जो उसमें थोपना चाहते हैं। अंत में मैं ये बात कहूंगा कि आपकी जो एजेंडा है हिंदुत्व का, कि आप अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं हिंदुत्व का जो एजेंडा है लगभग पिट गया है उस पर, क्योंकि उससे ज्यादा जो आर्थिक इश्यू है, आर्थिक मामले हैं,
क्योंकि ये भी साफ हो गया, ये तो आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कह दिया कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ में कोई नहीं खर्च करना चाहता। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिन कॉर्पोरेट हाउस को आपने टैक्स में राहत दी थी, उन्होंने भी अपना जो इन्वेस्ट भारत में नहीं करके विदेश में किया, और पिछले 12 साल में 1 दर्जन से ज्यादा जो पूंजीपति हैं देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। जैसे जैसे चौकसी है, नीरव जो मोदी है, कई सारे लोग हैं, आप किस, और माल्या है, आप किसी एक को भी वापस नहीं ला सके। ये क्या दर्शाता है कि ये सरकार किसकी है, किसके साथ खड़ी है? ये सवाल तो उठेंगे। आज देखिए, आप महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज ये बताया गया है कि जो उज्ज्वला जो सिलेंडर है, अब वो सिर्फ 4 मिलेंगे। पहले के जमाने में 9-12 थे, फिर 9 पर आए, अब 4 पर आपने कर दिए। कंक्लूड करें आप सर, कहते हैं कि कोई समय हो चिंता गया, की कंक्लूड बात नहीं। करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस समय स्थिति बहुत ही वो सब कुछ एक अंधकार की सी स्थिति है। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी पर बिल्कुल अविश्वास तो नहीं करता, लेकिन इतना है कि उसमें कई तरीके के संदेह कि कहीं ये कालांतर में बी टीम साबित नहीं हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यहाँ बीजेपी को चाहिए कि वो तोड़ फोड़ दूसरी पार्टियों को करना बंद करे। ये बड़ा आत्मघाती कदम है जो बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी क्या है, ये केवल मोदी प्लस अमित शाह की ब्रांड की बीजेपी बन गई है। ये एक परंपरागतवादी जो वैसी नहीं। तो अंत में मैं ये कहूंगा, इसमें जनता को ही जगना पड़ेगा, जनता को अब धोखे से बचना पड़ेगा, और उसको जरूरत पड़े तो गांधी के मार्ग पर, सत्याग्रह पर सामने आना पड़ेगा। मुझे तो अभी सर गांधी जी का ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है कि सत्याग्रह, और सत्याग्रह एक्टिव सत्याग्रह। गांधी जी ने ये रास्ता को दिखाया कि वो एक एक्टिव सत्याग्रह की जरूरत है, एक्टिव आंदोलन की जरूरत जी। सर, आपने पूरी विवेचना की, उसमें 2-3 बातें बहुत बहुत ही बढ़िया आपने कही। एक तो उनको कहा कि भाई आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके और फिर वापस चुनाव लड़ के आओ। तो मेरा ये कहना है सर कि ये आचार्य नरेंद्र नहीं है। ये जिन्होंने 47 में, 48 में जब वो चुनाव जीत के आए थे 47 में, और पार्टी उन्होंने जब समाजवादी पार्टी बना ली थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा से। वापस ये चुनाव लड़ा, बात तो हार आपकी गए, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे करके कहा कि नहीं भाई, मैं तो कांग्रेस से जीत के आया हूँ, इसलिए मैं नहीं रह सकता, मैंने पार्टी बदल ली है, मतलब हमने अलग पार्टी बना ली है, तो मैं वापस चुनाव लड़ूंगा। ये आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में एक उदाहरण पेश किया था। ये मैं जानता हूँ। अयोध्या का वो तो हमारे राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने की संस्कृति नहीं है। माने दूसरों से आप इस्तीफा ले ले, लेकिन हमारा कोई व्यक्ति इस्तीफा नहीं। हमारे पास तो और ये एक वॉशिंग मशीन है, दूसरी बात मैं वॉशिंग ये कहना मशीन है चाहता हूँ कि जी। कल जो, मतलब 6 तारीख को जो वो हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का जो मीटिंग हुई, जितने भी लोग आए, जंतर मैं मंतर। मैं उनकी कांग्रेस जनता पार्टी की मीटिंग की सराहना इसलिए करता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये हिम्मत तो की कि 5-7-10 हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए, और इस ऐसे समय में हुए जबकि 12 साल से सब लोगों के मुंह पे ताला लगा रखा है। जो बोलता है उसको जेल भेज देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। ऐसे समय में लोग वहां इकट्ठे हुए और बातचीत करने के लिए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये एक उनकी नहीं, मैं तो सकारात्मक बात है। नहीं, और मैंने तो लिखा है। हाँ, हिम्मत नहीं जी, वो मैं अपनी बता बात रहा कर, हूँ मैं आपको। मैंने तो और उसका स्वागत किया है तो फेसबुक पर, मैंने उसका शानदार प्रभाव मैंने बताया है। लेकिन इसके साथ ही तीसरी बात मैंने ये कुछ है सर सवाल भी किए हैं कि इंडिया गठबंधन का जो कल जो बैठक हुई, उससे जी। कोई बहुत बड़ा अ, परिणाम निकलने वाला देखिए, मामला नहीं आया। देखिए दो, मैं उसको दो, उसमें मैं 2 लाइन कहूंगा, दो हाँ, बातें। क्योंकि अब समय देखिए, बहुत। दो पर अर्थ में कहूंगा, 2 साल के बाद हुई। इससे एक ही चीज जाती है कि
8 तारीख की बैठक से इंडिया गठबंधन पुनर्जीवित हो गया। एक एक नंबर एक। और नंबर दो कि उन्होंने 5 बातों का संकल्प लिया है। नंबर 3 उन्होंने ये है कि जो मानसून सेशन होगा उसमें हर दिन वो एलओपी की बैठक के चैम्बर में इकट्ठा होंगे और कोऑर्डिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे। नंबर 4 कि हर 2 महीने में वो मीटिंग किया करेंगे। और अब मीटिंग अगस्त में वो हैदराबाद में होने वाली है। मेरे बताओ। और उसके बाद 5 उन्होंने ये प्रधानमंत्री सर साहब सरकार जब एक तक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। उन्होंने एक तरीके का चैलेंज तो भेजा है प्रधानमंत्री को फिर से। नहीं, वो ठीक है। हालांकि सर्वदलीय बैठक वो बुलाएंगे एक, नहीं। फिर लेकिन जब तक फिर भी उन्होंने सेक्रेटरिएट कम नहीं से कम बनाते, चुनौती दी। सेक्रेटरिएट नहीं चुनौती बनाते, दी। किसी को लीडर नहीं बनाते, संयोजक नहीं बनाते, तब तक इसका भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा है अभी तक भी। ये खैर बात जो तो भी खैर है। आपकी सही है। हैं? आपकी बात सही है कि संयोजक या कन्वीनर किसी को अब तक हाँ, हो जाना चाहिए। मैं कन्वीनर समझता हूँ बनाना उसमें चाहिए। कई इफ्स एंड और बट्स बल्कि हैं। एक नहीं, उनको जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के कन्वीनर भी बनाने चाहिए, क्योंकि हाँ वो बहुत सारे बिल्कुल पार्टियों बिल्कुल। के लोग हैं इसमें। तो जैसे महाराष्ट्र का एक संयोजक बन जाए, या साउथ का एक संयोजक बन बिल्कुल जाए, तो इस तरह से संयोजक कुछ बनाने चाहिए इनको। और उस नॉर्थ पार्टी ईस्ट का को बन जाए, गति, कश्मीर का बन और जाए। इस इंडिया गठबंधन को गति जब तक नहीं दोगे, और केवल ट्वीट से और व्हाट्सएप से पार्टी चलाओगे, तो ये मतलब ये इंडिया नहीं गठबंधन चलाएंगे उससे तो तो नहीं नहीं, चलेगी। आपको एक तो ये जमीन पर बात है। उतरना पड़ेगा। और हाँ, जमीन पर बिल्कुल, उतरना पड़ेगा। सड़क पे उतरना पड़ेगा, लोगों को हाँ, मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम हाँ, राहुल गांधी ने जो 4,000 की पदयात्रा की, उसका फॉल आउट जो है अभी तक बहुत अच्छा नहीं नजर आया है। उसको मतलब अब इनको देखिए। फिर से रिवाइज करना चाहिए सारी चीजों को। और अभी तीन बिल्कुल साल बिल्कुल। है चुनाव में, अभी से इनको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और बिहार, अभी यूपी में अगले साल ही चुनाव है, फरवरी में, 7-8 महीने ही रह गए अभी। कुल मिलाकर के 7 राज्यों में चुनाव होंगे 28 तक। हाँ, 7 राज्यों में। तो वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और उसमें क्या आप जैसे कि पंजाब को ले, अगले पंजाब में चुनाव होंगे। पंजाब में आप पार्टी, हालांकि आप पार्टी अलायंस की मेंबर नहीं है, लेकिन सीधी टक्कर है आप पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस में। कांग्रेस में। इसी तरह से यूपी में चुनाव होंगे और उसमें 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और सामने है समाजवादी समाजवादी पार्टी। पार्टी अखिल। दोस्तों, अभी तक आप रामशरण जोशी को सुन रहे थे। और रामशरण जोशी ने कुछ बातें कही हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो कल बैठक हुई, उसमें कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं हो पाए। और अ, उसका अभी भी भविष्य कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसको उस उसका उपयोग करना है, इस सरकार को हराना है, या इस भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकना है, तो इंडिया गठबंधन को और ज्यादा अ, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो इंडिया गठबंधन में मेरे को हमको लग रही है, वो ये है कि विश्वास की कमी है। अभी भी इंडिया गठबंधन में विश्वास पूरा नहीं है। आप पार्टी बाहर रह गई। टीएम डीएम के पहले मेंबर थी, और अभी हट गई क्योंकि वहां विजय को समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का विजय को समर्थन देना टेक्निकली सही हो सकता है। तो इसमें दोनों को बात करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। ये सारी पार्टियों का, सारे विपक्षी पार्टियों का समूह है। इसलिए केवल एक पार्टी के ना वजह से आप उस गठबंधन को छोड़ दो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जोशी साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आप पधारे और हमारे दर्शकों को सारी आज की जो हालात हैं उसकी विवेचना की। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें।
दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम ही है कि हमने कल 1001वां वीडियो बनाया। आज ये दूसरा 2000 दूसरा वीडियो है। 2 साल हमारे इस अभियान को शुरू हुए हैं। यूट्यूब पर हमने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है और प्रसारित करना शुरू किया है उसको, हमारे अखबार को महावीर समता संदेश पाक्षिक को 34 साल पूरे हो रहे हैं। 35वें साल में प्रवेश करने वाला है। और इस अवसर पर हम चाहते हैं कि आप हमें आप ने जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।